नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HAU हिसार। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्राकृतिक खेती में कीट व बीमारियों का प्रकोप कम क्यों होता है और दूसरी जितनी भी पद्धतियां हैं जो किसान अपनाते हैं या जो वैज्ञानिक आधार जिनका आ रहा है। उदाहरण के तौर पे संरक्षण खेती, जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जिसको पुनर्योजी कृषि बोलते हैं, रासायनिक खेती या जैविक खेती। इन सभी पद्धतियों में कीट और बीमारियों का प्रकोप प्राकृतिक खेती की तुलना में ज्यादा होता है। इसलिए जैविक खेती को छोड़कर जितनी भी हमारी पद्धतियां हैं उनमें हमें कीट और बीमारियों की जो दवाइयां हैं, जो पेस्टिसाइड हैं, उनका प्रयोग भी अधिक करना पड़ता है। सबसे पहले जैसे संरक्षण खेती और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, देखिए ये आधुनिक कंसेप्ट है कि हमें अगर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है, जमीन की ताकत को बचाना है, पानी की सेविंग करनी है या वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना है और इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का कम से कम उत्सर्जन हो, इन चीज़ों पे काम करना है तो हमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यानी कि संरक्षण खेती और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर काम करना ही करना होगा। इन दोनों पद्धतियों का एक मूलभूत सिद्धांत आपको बता देता हूं। इनका जोर सबसे पहले रहता है कि खेत का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको बढ़ाया जाए और उसको एसिमिलेट किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए और उसको लगातार बढ़ाया जाए। तो इसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन या रिक्वायरमेंट आ रही है वो ये है कि खेत की आपको कम से कम जुताई करनी होगी, या हो सके तो खेत की आपको जुताई ना करें। और अगर आप कई फसलों तक या कुछ सालों तक भी आप खेत की जुताई न करें तो उसमें आपका जैविक कार्बन बढ़ जाएगा और इसका संरक्षण भी होगा। तो इसमें आप देखते हैं कि संरक्षण खेती और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, इनमें समस्या क्या है कि जो कीड़े और बीमारियां ज्यादा आने लग जाते हैं क्योंकि आपको खेत की जुताई नहीं करनी होती है। विशेष तौर पे जो मिट्टी जनित कीड़े और बीमारियां होते हैं जो मिट्टी में पैदा हो जाते हैं और जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं पौधों की, उनका प्रकोप ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से इसके आगे जो दूसरी पद्धति आती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की आती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, जैविक खेती में हम जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर या जैविक खादों का एडिशन करते हैं भरपूर मात्रा में, जैसे गोबर का खाद है या केंचुए का खाद है, इनको हम ज्यादा मात्रा में डालते हैं। तो इसमें एक कंसेप्ट जो हमारे पूर्वज हमेशा से लेकर चलते आए हैं कि खेत में जब गोबर की खाद ज्यादा डालते हैं या ऑर्गेनिक मैटर आप ज्यादा डालते हैं तो उस खेत की गर्मियों में आपको जुताई करनी पड़ेगी। अगर जुताई नहीं करेंगे तो उसमें भी आपकी जो जमीन जनित या मिट्टी जनित या सॉइल बोर्न कीड़े और बीमारियां हैं उनका प्रकोप बढ़ जाता है और उनको जो गर्मी होती है, जो मई जून की गर्मी होती है, उसमें खेत को तपाना होता है ताकि जो भी कीड़े बीमारी या उनके अंडे या लार्वे जो उसमें पैदा होते हैं उनकी डेथ हो जाए और वो समाप्त हो जाएं। तो देखिए दो तरह के कंसेप्ट हो गए। पहले जो कंसेप्ट था जो जैविक खेती का या हमारे पूर्वज जिस कंसेप्ट को लेके चले थे उसमें खेत की भरपूर जुताई करनी पड़ती थी। कहते भी थे कि दब के बाहते रज के खा। और जो अब मॉडर्न कंसेप्ट आया है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का, उसमें हमें खेत की जुताई नहीं करनी है। तो दोनों एक विरोधी पक्ष हो गए हैं। इसलिए जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है उसमें हमें रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है। अगर नहीं इस्तेमाल करते हैं तो कीड़े और बीमारियों का प्रकोप, विशेष तौर पे जो मिट्टी जनित हैं, उनका प्रकोप बढ़ जाता है। जैविक खेती में इसका उल्टा हमें करना पड़ता है कि खेत की जुताई ज्यादा करनी पड़ती है और खेत को तपाना पड़ता है जेठ या मई जून के जो महीने होते हैं उसमें। अब जो रासायनिक खेती है, रासायनिक खेती में हम रासायनिक इनपुट्स डालते हैं खेत में, उनकी वजह से क्या है कि लगातार इनका प्रयोग होने की वजह से, जैसे यूरिया, DAP या पेस्टिसाइड हैं, इनका लगातार प्रयोग होने की वजह से जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं या केंचुए हैं वो हमारे खेत से लुप्त होने लगे हैं या उनकी संख्या में कमी आने लगी है। और इसलिए जो उसमें जो हानिकारक जीवाणु हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु हैं, उनमें वृद्धि होने लग गई है, जो पैथोजन है उनमें वृद्धि होने लग गई है। इसलिए उसमें भी जरूरी हो जाता है कि हमें मई और जून के महीनों में खेत की जुताई करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी कीड़े और बीमारियां बढ़ जाते हैं।
यानी कि अगर आप कंजर्वेशन एग्रीकल्चर लेते हैं या रीजनरेटिव एग्रीकल्चर लेते हैं तो उसमें जुताई नहीं करनी होती है आपको। जैविक खेती लेते हैं उसमें जुताई करनी पड़ती है। इसी तरह रासायनिक खेती है उसमें भी आपको जुताई करनी पड़ेगी, नहीं तो उसमें भी कीड़े और बीमारी बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें जो हानिकारक पैथोजन है या हानिकारक कीड़े और बीमारियों के जो जीवाणु हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में क्या होता है, प्राकृतिक खेती में हम जो ऑर्गेनिक इनपुट हैं जैसे गोबर की खाद है या केंचुए की खाद है, इनका इस्तेमाल ही बहुत कम करते हैं। इसका क्या होता है कि जब हम खेत में ज्यादा मात्रा में जैविक खाद जैसे गोबर का खाद या आपके केंचुए खाद ज्यादा प्रयोग करते हैं तो वो एक फूड के रूप में, एक भोजन के रूप में अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है, जो खेत में जीवाणु पनपते हैं। उसमें लाभदायक जीवाणु भी हो सकते हैं, लाभदायक कीड़े भी हो सकते हैं और हानिकारक जीवाणु और कीड़े भी हो सकते हैं। इसमें यहाँ एक बात याद रखने की मुख्य ये है कि जो लाभदायक जीवाणु हमें प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म जीवाणु को बढ़ाना होता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती का मतलब ही सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। तो इसमें जब सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं तो उसमें जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, लाभदायक जीवाणुओं की जो भोजन की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है और वो विपरीत परिस्थितियों में भी मल्टीप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि वो अरबों सालों से जो वातावरण में जिंदा है आज तक, जो लगभग 350 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर आ गए थे जीवन के रूप में, तो विपरीत परिस्थितियों में भी आज तक वो जिंदा है और आज भी कार्य करते हैं वो मिट्टी में। लेकिन जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है, और अगर हम खेत में ज्यादा भोजन यानी कि जैविक खाद के रूप में, गोबर की खाद के रूप में, केंचुए खाद के रूप में ज्यादा भोजन खेत में डालते हैं तो उसमें हानिकारक जीवाणुओं के पनपने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनकी जो भोजन रिक्वायरमेंट है वो भी कई गुना ज्यादा होती है लाभदायक जीवाणुओं की तुलना में। तो इसलिए प्राकृतिक खेती में कम डालना होता है। जैसे इसका मुख्य जो इनपुट है वो जीवामृत और घन जीवामृत है। जीवामृत इसमें रीढ़ की हड्डी की तरह से काम करता है, और जीवामृत में केवल देसी गाय का 1 दिन का गोबर और 1 दिन का गोमूत्र, यानी कि 10 किलो गोबर और 8 से 10 लीटर गोमूत्र का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जीवामृत को तैयार करने के लिए थोड़ा 1 से 1.5 किलो गुड़, बेसन और थोड़ी सी मिट्टी 50 से 100 ग्राम, जहां हम दवाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं, केमिकल इनपुट्स का प्रयोग नहीं करते हैं, वो डालनी होती है। और इस तरह से एक 200 लीटर के ड्रम में उसको 3 से 4 दिन में जीवामृत जो तैयार हो जाता है उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं का एक कल्चर तैयार हो जाता है, एक जामन तैयार हो जाता है। तो वो जामन हम जो खेत में सिंचाई करते हैं उसके साथ देते हैं। तो जो लाभदायक जीवाणु हैं उनको एक स्टिमुलेशन मिल जाता है, उनको एक इनोकुलेंट मिल जाता है और वो ज्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाते हैं। और जो हानिकारक जीवाणु होते हैं खेत में वो नहीं पनप पाते हैं, क्योंकि हानिकारक जीवाणुओं का जो भोजन होता है उनका एकदम से कई गुना ज्यादा होता है। जैसे आप देखते हैं कि जब पशु जब बीमार होता है तो खाना छोड़ देता है, और जब ठीक हो जाता है तो वो फिर खाना शुरू कर देता है। तो पशु क्या करता है कि जो हानिकारक जीवाणु आते हैं, जो बीमारी वाले जो जीवाणु आते हैं, उनको भोजन ही नहीं देता है वो, तो वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसी तरह खेत में करते हैं कि आप जब उनको भरपूर मात्रा में सबस्ट्रेट देंगे, फूड सोर्स देंगे, तो उसमें लाभदायक जीवाणु तो बढ़ते ही हैं, लेकिन उसमें हानिकारक जीवाणुओं की मात्रा और अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से कीड़े और बीमारियां ज्यादा हो जाते हैं। यही कारण है कि जब हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में जब खेत की जुताई नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें मुख्य कंपोनेंट है कि खेत की जुताई नहीं करनी होती है, तो उसमें जो जमीन जनित कीड़े और बीमारियां हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा मात्रा में केमिकल या पेस्टिसाइड का प्रयोग करना होता है। और जैविक खेती में भी इसलिए हमें जुताई करनी पड़ती है, रासायनिक खेती में भी इसलिए गर्मी में जुताई करनी पड़ती है, ताकि जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट किया जा सके। लेकिन प्राकृतिक खेती में हम इतना फूड ही नहीं दे रहे हैं, सोर्स ही नहीं दे रहे हैं खेत में कि हानिकारक जीवाणु पनपें, और इस वजह से क्या होता है कि जो लगभग 60 से 70% कीड़े और बीमारियां वैसे ही कम आते हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती में जो आते भी हैं तो उसमें जीवामृत, घन जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। जीवामृत में क्या होता है, गुड़ जैसे गोबर और गोमूत्र का इस्तेमाल होता है, तो ये अपने आप में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, ये इसमें क्वालिटीज होती हैं। और ये जो कीड़े और बीमारी पनपते हैं, असल में तो जो हानिकारक जीवाणु होते हैं बहुत कम मात्रा में पनपते हैं। अगर पनपते भी हैं तो गोबर और गोमूत्र होने की वजह से सभी जितने भी इनपुट हम तैयार करते हैं, प्राकृतिक इनपुट प्राकृतिक खेती में प्रयोग करते हैं, उन सभी में जो गोबर और गोमूत्र है वो आवश्यक रूप से प्रयोग होता है। तो उसमें
पहले तो कम मात्रा में पैदा होते हैं, दूसरा पैदा होते भी हैं तो वो आगे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कीड़े और बीमारियों का कुदरती एक कंट्रोल रहता है। और प्राकृतिक खेती में इसलिए जैविक खेती से भी 60 से 70% कीड़े और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। धन्यवाद।